वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आपका मैं स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर नंबर 6 में आपको बताया हुआ था कि टोटल 150 वर्ब्स है, उसमें से 5 वर्ब्स आपको डेली लेनी है और वो सब मैन वर्ब्स थी। मैन वर्ब्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए, V1, V2, V3, V4, VA5। और एक और जो है वो बेयर इन्फिनेटिव का ही एक रूप है जो एस सफिक्स वाली रो लास्ट में थी, वो थी मैन वर्ब वाली। अब हम सीखेंगे इसमें कि हेल्पिंग वर्ब कितने तरह की होती है। आपको पहले बताया हुआ है, इस क्लास में आपको बताया था, देखिए एक बार फिर से। यानी कि वर्ब 2 तरह की होती है, एक तो मैन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मैन वर्ब तो फिर आपने देखा है कि V1 होती, V2 होती, V3, V4 और V5 होती है, ये तो हो गई मैन वर्ब। अब हम देख रहे हैं इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर कि वी यानी कि वर्ब अब लेनी है आपको हेल्पिंग वाली, यानी कि सहायक क्रिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब फिर से उसी वर्ब का एक पार्ट है ये। जैसे कि आपने ऊपर पहले पढ़ा है कि मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा, और लेकिन ये गलत था और हमने आपको बताया था मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जिसे V1, V2, V3, V4 और V5 से बोलते हैं। सभी मेन वर्ब को V4 में ING लगता है, V5 में टू लगता है। ये तो बात किसकी थी? मेन वर्ब की बात थी। अब यहाँ पर जो आप सीखने वाले हैं वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। देखिए आप, या तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब के लीजिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहें तो आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, सहायक क्रिया। और ये सहायक क्रिया भी फिर से 2 तरह की होती है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 तरह की होती है। पहले तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वर्ब जो होती है, वर्ब 2 तरह की होती है, एक तो मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब फिर 5 तरह की होती है, V1, V2, V3, V4, V5। ये तो गई मैन वर्ब। अब जो सेकेंड टाइप इसका जो है हेल्पिंग वर्ब का, वो हेल्पिंग वर्ब भी फिर से 2 तरह की होती है। वो हेल्पिंग वर्ब भी फिर से 2 तरह की। वो कौन कौन सी आपको बुक में पेज नंबर 18 पे देखना है। वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो फिर से 2 तरह की होती है। नंबर 1 इसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 2 आपने नाम सुना होगा मॉडल्स। ये हेल्पिंग वर्ब के टाइप है 2। कौन कौन से हैं मेरे साथ रिपीट कीजिए। नंबर 1 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, रिपीट कीजिए। नंबर 1 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 मॉडल्स। एक हेल्पिंग वर्ब को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और दूसरी हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं मॉडल्स। अच्छा, वर्ब कितने तरह की होती है? वर्ब 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब कितने तरह की होती है? मेन वर्ब 5 तरह की होती है, V1, V2, V3, V4, V5। और हेल्पिंग वर्ब कितने तरह की होती है? हेल्पिंग वर्ब फिर से 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। ये ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के साथ साथ आपकी ग्रामर का बेस भी कंप्लीट करना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में नंबर 1 पे आती प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टेंस में होती है। एक बार फिर से आप याद रखेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टेंस में होती है, और उसके अलावा जो बचती है वो मॉडल्स होती है, वो दूसरा टाइप की होती है। ओके, चलिए अब हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आपने पढ़ा होगा, देखो फिर से देखिए। एम, इज़, आर, इन तीनों का मतलब और एक ही होता है हैज़, हैव। इसका मतलब हैं तो हैं, लेकिन इसमें पास लगा, पास है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास
एक भाई है, आई हैव अ बोतल, मेरे पास एक बोतल है, यानी स्वामित्व में यानी अधिकार में, उसके लिए हैव ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आपको अभी केवल इसका अर्थ पता लगना चाहिए कि क्या है। तो प्राइमरी हेल्पर कौन कौन सी है आपको याद रखना है, एम, इज, आर, तीनों का मतलब होता है। ओके, फिर हैज़, हैव, इस दोनों का मतलब होता है पास हैं। और डू, डस, करता, करती, करते, करता, करती, करते, ये हो गए आपके। और इन्हीं के पास्ट हो जाएंगे, जहाँ इजेमार था वहाँ वॉज और वर, था, थी, थे, तीनों का मतलब एक ही है। और हैज़ और हैव दोनों का पास्ट, हैड मतलब था, पास्ट था, डू, डस दोनों का पास्ट है, डेड। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी हेल्पर कौन कौन सी होती है, जो टेंस में आती है वो सब आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है, जिसे एम, इज, आर, हैज़, हैव, डू, डज, वॉज, वर, हैड, डिड, ये सब क्या है, प्राइमरी हेल्पर। नीचे एक लाइन लिखी है, ऊपर की सहायक क्रियाएं कंठस्थ कीजिए। ये जो हेल्पर हैं इनको आप पूरा कंठस्थ कर लीजिए, यानी कि दिमाग में बिठा लीजिए। लर्न बाय योर हार्ट, इम्बाइब इन योर माइंड, ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड टू अदर्स, देन यू कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट योर एज वेल। तो आपको क्या करना है, दूसरों को भी समझाना है, इससे आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अर्थ भी इनके कंप्लीट करने, जैसे एम, इज, आर, अब एम, इज, आर का मतलब क्या है, वॉज, वर मतलब था। इस तरह से उनका अर्थ भी आपको कंप्लीट करना है। ये सब टू बी के वर्तमान काल और भूतकाल यानी कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस के फॉर्म है। ये बी इसकी रूप है। और बी, बिंग, बिन, है ना, बी, बिंग, बिन, ये भी टू बी के ही रूप है। ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, बी, बिंग, ये सब। फिर ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आगे क्या होता पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब का पहला टाइप था। अब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा टाइप है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, मॉडल्स। अब मॉडल क्या है, मॉडल भी आपने पढ़े ही होंगे। ये मॉडल्स हैं, MODALS, MODALS। मॉडल जो है आपके मूड को बताते हैं। जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रूपात्मक सहायक क्रिया। हिंदी शायद इतनी अजीब हो, लेकिन हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। अब कौन कौन सी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, ये मॉडल्स आप देखिए, विल, शैल, कैन, may, मस्ट, ought to, need, used to, ये सब क्या है, ये मॉडल्स हैं। और भी अगर हम इसको देखें तो दूसरे टाइप में, दूसरे बॉक्स में और भी हमारे पास हैं। वो मॉडल्स क्या हैं, वुड, शुड, कुड, माइट, हैड टू, नीडेड, यूज्ड टू, ये सभी हिंदी के अर्थ के साथ आपको कंप्लीट करना है। तो आपने अभी देखा कि जो वर्ब होती, वर्ब दो तरह की होती है, वर्ब दो तरह की होती है, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब पूरे 150 थी, 150 थी, तो वो भी 5 टाइप की होती, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, V2 को पास्ट टेंस कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, V5 जो हैं आपकी वो इन्फिनेटिव है, और एक और कॉलम है SES सफिक्स वाला। तो कुल मिला के वो सब V1, V2, V3, V4, V5 ये सब क्या थी, मेन वर्ब के टाइप्स थे। अब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का दूसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी फिर से दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब में, नंबर 1 कौन सा है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो टेंस के अंदर होती है। टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज। पास्ट ये सब प्रेजेंट की, पास्ट की बात करें तो पास्ट में वॉज, वर, हैड, डिड,
ये सब पास्ट में। तो ये सब क्या, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरे जो हैं इसी की कैटेगरी में मॉडल्स हैं। मॉडल्स में कौन कौन से? विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, ought to, need, used to, would, should, could, might, had to, needed, used to या past habit। अब आप कहेंगे सर विल शैल भी तो टेंस में आता है, लेकिन मॉडल क्यों मानते हैं? ये टेंस में भी होते हैं, मॉडल्स में भी होते हैं, ये मल्टीपर्पज़ हैं। ओके, तो ऊपर की जो ये मॉडल्स हैं, ऊपर की सहायक क्रिया, ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। ये भी एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब ही कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब ही कहलाती है। तो ये सहायक क्रियाएं विशिष्ट प्रकार की आपकी मन की इच्छा को बताती है ना, बताया हो जो लाइन आप नीचे देखो, ये आपकी विशिष्ट प्रकार की मन की इच्छा को बताती है। सब मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना ही चाहिए, इस तरह से, यानी मन की इच्छा है आपका, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, ये मन की इच्छा, मूड को बताते हैं आपके। मॉडल मतलब मूड। इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है, लेकिन कभी कभी इनके अर्थ में बदलाव भी हो सकता है। ये मॉडल्स की एक खासियत है। अब मॉडल्स की एक ये खासियत है कि इनके अर्थ में कभी न कभी बदलाव भी, यानी कि चेंजेस भी हो सकता है। जैसे वुड है, वुड मतलब फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, वुड पास्ट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे मैं खेलूँगा तो आई वुड प्ले, और आई वुड प्ले मतलब मैं खेला करता था। दोनों के लिए ये, इनमें क्या है कि अर्थ बदलता रहता है। अब जैसे यूज़ टू भी ये पास्ट हैबिट को बताता है ना। आई यूज़ टू ड्रिंक पेप्सी कोला, ओके, मैं पेप्सी कोला पिया करता, विच इज़ नॉट बी, ऐसी आदत जो पहले थी और अभी नहीं है। जैसे माई ग्रैंड फादर यूज टू स्मोक, मेरे दादाजी स्मोकिंग किया करते थे, मतलब अब नहीं करते। वो पास्ट हैबिट थी, पुरानी कोई आदत थी, वो पहले हमने छोड़ दी, अभी प्रेजेंट में नहीं है। पास्ट हैबिट विच इज़ नॉट इन प्रेजेंट, द हैबिट विच यू डू नॉट कंटेन्ड इन द प्रेजेंट, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट हैबिट। ऐसी पास्ट हैबिट जो हमारी वर्तमान में नहीं है, वो हमने पहले छोड़ दी है। इसी तरह से वो पास्ट हैबिट, यानी इसके लिए यूज़ टू भी यूज़ कर सकते हैं और वुड भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसी के साथ एक टॉपिक और है, ये इम्पोर्टेंट रूल है, इसको मैं समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इसको आप देखो, यहाँ से मैं पढ़ूँगा तो आपको यहीं से ध्यान देना है, यहीं से मैं पढ़ूँगा इम्पोर्टेंट रूल। वो क्या है? अंग्रेज़ी के हर वाक्य में सहायक क्रिया होती है, परंतु ऊपर लिखित एक भी सहायक क्रिया वाक्य में नहीं हो तो डू, डज, डिड इनमें से सहायक क्रिया में शामिल मानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी का कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ी का जो सेंटेंस है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। अब मान लो कोई ऐसा सेंटेंस आ गया कि जिसमें हेल्पर है ही नहीं, तो अब आप उसमें क्या करोगे? उसमें डू, डज और डिड शामिल है ऐसा मानेंगे, उसमें इंक्लूड है, पहले से इंक्लूड है। अब जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो डू शामिल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है तो उसमें डज शामिल है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसमें डिड शामिल है, ऐसा मानना है आपको। कैसे दिखे? V1 दिखे तो डू शामिल मान रहा है, V1 में ACS जो लास्ट वाला कॉलम जो था ना, ACS सफिक्स वाला, तो डज इंक्लूड मानना है। और V सेकेंड यानी कि पास्ट टेंस दे रखा हो, V2 दे रखा हो, तो आपको डिड इंक्लूड मानना है उसमें, ऐसा मानना है। ये रूल यही है, आपको समझ लेना है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप इस एग्जाम्पल यानी कि इस उदाहरण को ध्यान से देखो, आई स्पीक इंग्लिश। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल में क्या है? आई स्पीक इंग्लिश। इस वाक्य में ऊपर की एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखो ऊपर जो आपको हेल्पिंग वर्ब बताई ना, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? एम, इज, आर। देखो इसमें देखो आप क्या क्या है? एम, इज, आर, हैज़, हैव, डू, डज, वॉज, वर, हैड, डिड। या फिर इसमें से ले लो आप विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, ought to, need, used to, would, should, could, might, had to, needed, used to। ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें इस सेंटेंस में दिखाई
नहीं दे रहे हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें ऊपर की एक भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब ये देखो स्पीक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो इसमें क्या शामिल मानेंगे, डू शामिल मानेंगे। तो ये डू देखो हेल्प में निकल गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ाता, जो काम की होती वही स्टूडेंट के लिए लेके आता हूँ। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, आई स्पीक इंग्लिश। इस वाक्य में ऊपर की एक भी हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये जो स्पीक ये क्रिया का पहला रूप यानी कि वर्ब V1 है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव है, इसलिए इसमें डू ये हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड मानेंगे। अगर मान लो एक सेंटेंस हो, देखो ही स्पीक्स इंग्लिश, इसमें एस लग रहा है, तो अब डू में एस लगता है, क्या बनता है, ES, तो डज बन जाता है। तो अब इसमें क्या शामिल मानेंगे हम, इसमें डज शामिल मानेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, V1 दिख रहा है, तो डू शामिल मानना है। V1 जैसे V1 क्या स्पीक, इसमें एस लग रहा है, सफिक्स लग रहा है, तो उसको डज इंक्लूड है ऐसा मानना है, क्योंकि हेल्पर है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो लानी पड़ेगी, और बिना हेल्पर पे कोई सेंटेंस बनता नहीं है। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई नॉट स्पीक, ही नॉट स्पीक्स, ऐसा तो बोल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं से तो आपको हेल्पर लानी पड़ेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो डू लेके आइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES दिख रहा है, तो आप उसमें डज लेके आइए। समझ में आ गया होगा, आई होप। इस वाक्य में भी जैसे ये बताया कि ही स्पीक्स इंग्लिश, इस वाक्य में भी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पर नहीं दिखती, परंतु स्पीक इस क्रिया को एस सफिक्स लगा यानी कि प्रत्यय लगा, इसलिए डज यह सहायक क्रिया ग्रहित मानेंगे, इसमें शामिल मानेंगे। अब एक और सेंटेंस देखो, आई स्पोक, ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, आई स्पोक इंग्लिश। अब इस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं दिखती, परंतु स्पोक यह जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस V2 है, इसलिए इसमें डिड यह हेल्पिंग वर्ब ग्रहित मानेंगे, इंक्लूड मानेंगे, शामिल मानेंगे। अर्थात सहायक क्रियापद का पहला रूप हो तो डू मानना है, फर्स्ट V1 हो तो डू मानना है, V1 में ES हो यानी कि लास्ट वाला कॉलम हो तो आपको क्या मानना है, आपको डज मानना है। और फिर जब सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 यानी कि पास्ट टेंस हो तो उसमें डिड इंक्लूड हैं ऐसा आपको मानना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, ये प्ले वर्ब है, ये प्ले, अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये V1 है, तो इसमें क्या इंक्लूड मानेंगे, डू। अगर प्ले में एस जुड़ जाएगा तो क्या इंक्लूड मानोगे, डज। और ये मान लो PLAYED ऐसा हो जाए, प्लेड हो जाए, तो इसमें क्या शामिल आनेंगे, डेट। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि जब हेल्पर नहीं होती है तो हमें मानना पड़ता है। से प्ले, देखिए प्ले है तो डू माना, प्लेज है तो डज माना, और प्लेड है तो डिड माना। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसे सहायक क्रिया को लेकर आते हैं, अगर हेल्पर नहीं हो तो लेकर इस तरह से आया जाता है। अब यहाँ पे हम और देखें कि कुछ हेल्पर के शॉर्टन फॉर्म भी दे रखे हैं। शॉर्टन फॉर्म यानी कि छोटे किए हुए रूप, शॉर्टन फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स भी इनको बोल सकते हैं, संकुचित या मिश्रित लघु रूप सहायक क्रिया के। जैसे आप इसमें 3 बातें ध्यान रखनी, एक तो एम प्लस नॉट, विल प्लस नॉट, और कैन प्लस नॉट, और शैल प्लस नॉट। ये चार ऐसे अपवाद हैं, बाकी में तो सब में वैसे ही होगा। अब आपको शॉर्ट बनाना है, जैसे डू में नॉट ऐड करना है तो इसमें एंटी चिपकाना है, क्या करना है, पीछे एंटी लगाना है। तो आपको क्या करना है, डू को तो पूरा लिखना है और इसमें एंटी लगा देना है। अब मान लो डज है तो अब आप इसका क्या करोगे, पूरा ऐसा कैसे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया आपको कि ईज़ दे दिया, ओके। अब ईज़ में आपको एडिशन करना है
इज़। ओके, अब आप इसमें आपको बोला गया है कि इसका शॉर्टन फॉर्म बनाइए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाइए या नेगेटिव शॉर्टन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाइए। तो क्या करोगे, पहले तो इस इज़ को पूरा लिखेंगे, इसमें एन और टी चिपका देंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन किन किन में आपको ध्यान रखना है वो आपको देखना है। जैसे एम प्लस नॉट, अब जैसे एम प्लस नॉट, तो एम तो पूरा लिख के एंटी चिपकाएंगे तो गलत हो जाएगा, एमेंट नहीं होता है, एंट हो जाता है। उसी तरह विल प्लस नॉट में एंटी चिपकाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, विलेंट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इधर से तो आप इस रो में क्या ध्यान रखेंगे, इस रो में ये ध्यान रखेंगे एम प्लस नॉट एंट होता है, विल प्लस नॉट वांट होता है। इसी तरह से शैल प्लस नॉट जो है ये शांट होता है और कैन प्लस नॉट कांट होता है। बस इन चार को छोड़ के बाकी सब एज इट इज़ वो वर्ड लिख देंगे और उसमें पीछे एंटी लगा देंगे, और कोई चेंजेस उसमें नहीं आ रहा है। केवल आपको क्या करना है, इन चार वर्ड को छोड़ के, कौन कौन सा, एम प्लस नॉट एंट, विल प्लस नॉट वांट, शैल प्लस नॉट शांट, कैन प्लस नॉट कांट, केवल इन चार को छोड़ के बाकी सब में हेल्पर लिख के और पीछे एंटी चिपका दो, दैट्स इट। तो इनका प्रोनाउंसिएशन देखो, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, इज प्लस नॉट इजंट, एम प्लस नॉट एंट, एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होता है, एंट होता है, AINT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर प्लस नॉट आंट, हैज़ प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, डिड प्लस नॉट डेंट, was प्लस नॉट wasn't, were प्लस नॉट want, had प्लस नॉट hadn't, will प्लस नॉट want, shall प्लस नॉट shan't, can प्लस नॉट can't, could प्लस नॉट couldn't, couldn't नहीं होता है, जबकि मोस्टली क्या बोलते हैं, couldn't नहीं होता है, हमेशा आपको इसको बोलना है couldn't। may प्लस नॉट mightn't, might प्लस नॉट माइंट होता है, mightn't नहीं होता है, क्या होता है, माइंड होता है। शुड प्लस नॉट शुंट, शुडंट नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, शुंट। ऑट टू प्लस नॉट ऑन्ट टू होता है, ऑटंट टू नहीं होगा, क्या होगा, ऑन्ट टू। मस्ट प्लस नॉट मस्टंट नहीं बोलना है, इसको मसंट बोलना है, मस्ट प्लस नॉट मसंट। वुड प्लस नॉट वुंट बोलना है, वुडंट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वुंट बोलना है। यूज्ड टू प्लस नॉट यूजंट टू, और नीड टू प्लस नॉट नीड टू, निडंट टू नहीं बोलना है। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और यहाँ तक आपको शॉर्टन फॉर्म और किस में अगर हेल्पर नहीं होती है तो हेल्पर कैसे एज्यूम करना है वो सीखा। वैसे तो हेल्पर हर सेंटेंस में होती है, और जब किसी सेंटेंस में हेल्पर नहीं होती है तो हमें एज्यूम करनी पड़ती है, माननी पड़ती है और उसमें से निकालनी पड़ती है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू निकालेंगे, फर्स्ट फॉर्म में SES हैं, सफिक्स हैं तो डज निकालेंगे, सेकंड फॉर्म है तो डिड निकालेंगे। और फिर ये सीखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में होती है, और मॉडल्स, ठीक है, और शॉर्टन फॉर्म। यहाँ तक आपको आज कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। तो यही आपको करना है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो आप पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।